गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSL स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पंखुड़ी का पाठ 1 पढ़ेंगे, जो कि है भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसी प्रकार भाषा का मतलब हुआ कि वह माध्यम जिसका प्रयोग हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए करते हैं। बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। आदिकाल में मनुष्य अनेक प्रकार के संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात प्रकट करता था। आज भी हम अनेक संकेतों द्वारा अपनी बात कहने और समझाने का प्रयास करते हैं। छोटा बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है और उसे दूध चाहिए। पाठशाला तथा स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे समझ जाते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। बस का कंडक्टर भी सीटी बजाकर चालक को बस चलाने या रोकने का संकेत देता है, किंतु इन संकेतों से किसी बात, भाव या विचार को बहुत स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मनुष्य को एक ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिसके द्वारा वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से कर सके। इसके लिए उसने ध्वनि संकेतों का सहारा लेना प्रारंभ किया। यही ध्वनि संकेत आगे चलकर एक व्यवस्था में बंधकर भाषा के रूप में विकसित हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी जो बात है या अपने जो विचार है वो बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। सामान्यतः भाषा के दो रूप होते हैं, जिसमें है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक जिसे ओरल बोला जाता है, तो मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज, तो भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, तो या समाचार सुनना, पढ़ना, तो ये सारे सुनना या बोलना ये मौखिक भाषा के रूप होते हैं। लेकिन लिखे हुए को पढ़ना लिखित भाषा में आता है, जिसे हम रिटन भाषा या रिटन लैंग्वेज कहते हैं। लिखित भाषा में भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है वह लिखित भाषा कहलाती है। अब इसके अलावा मौखिक तथा लिखित भाषा के अलावा एक अन्य भाषा भी है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा किया जाता है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे गर्दन हिलाकर हाँ या नहीं का संकेत करना, हाथ को हिलाकर किसी का अभिवादन करना या किसी को विदा करने के रूप में हम टाटा करते हैं हाथ से, तो ये क्या है? ये सारे संकेत हैं। इन्हीं जो भाव है या शरीर के विभिन्न भागों का प्रयोग हम कुछ संकेत करने के लिए करते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा सरलता से सीखी जा सकती है, परंतु लिखित भाषा अभ्यास द्वारा ही आती है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है, उसके बाद उनसे शब्द बनाना, मात्राओं का प्रयोग, और उसके बाद में वाक्य रचना सीखते हैं। तो इस प्रकार वाक्यों में अलग अलग प्रकार के वाक्य, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तो इस प्रकार हमें बहुत ध्यान से इसे सीखना पड़ता है। जबकि जो मौखिक भाषा है हम जन्म के बाद में जिस परिवार में रहते हैं वहीं से सीखना शुरू करते हैं। जो भाषा हमारे परिवार में बोली जाती है वो हम अपने परिवार के सदस्यों को सुनकर और उनके साथ में बोलना सीख जाते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लिखित भाषा है उसे सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। अभ्यास के द्वारा ही वह भाषा हमें आती है। दूसरा, मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है, परंतु लिखित भाषा में उन ध्वनि चिन्हों को लिखकर अपने मनोभावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है। यानी मौखिक भाषा में केवल बोलकर ही अपने भावों को प्रकट किया जा सकता है, लेकिन लिखित भाषा में वह ध्वनि के लिए जो भी चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिखकर हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि यानी स्क्रिप्ट।
ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ है। स्थिर मतलब बिना कोई परिवर्तन के जैसे वह है वैसा ही रहे, और स्थायी मतलब हमेशा काम में आता रहे, हमेशा के लिए उसे एक रूप मिल जाए। तो जो ज्ञान है या विचार है या भाव, वो हमेशा बने रहे, लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती रहे, ज्ञान आगे से आगे पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होता रहे। तो इसके लिए हमेशा वह रहे, इसके लिए लिखित रूप प्रदान किया गया। तो लिखने की, जैसे आज आप प्रश्न उत्तर लिखते हो या नोट्स बनाते हो, तो वो किस लिए, ताकि परीक्षा के समय आपको आसानी से याद हो सके और अच्छे से आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो इसीलिए लिखने के जो भी विचार है, जो ज्ञान है, उसे लिख कर रखना ज़रूरी है। और लिखने के लिए कोई ना कोई माध्यम होता है, वरना हम ध्वनि को कैसे लिखेंगे। तो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह लिपि कहलाती है। तो लिपि की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब कुछ प्रमुख भाषा हैं, उनकी किस लिपि में उन्हें लिखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी। तो हिंदी के लिए जो हम क ख ग घ लिखते हैं, बाराखड़ी लिखते हैं, ये जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, और यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। संस्कृत, इसे भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। हमारी जो अंग्रेजी है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो रोमन लिपि के हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जबकि बंगाली बांग्ला लिपि में। कश्मीरी को शारदा लिपि में लिखते हैं। नेपाली भी देवनागरी लिपि में और कोंकणी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि जर्मन और फ्रांसीसी जो भाषाएं हैं उन्हें रोमन लिपि में लिखा जाता है। अब लिखने के लिए हम शुद्ध रूप से लिख रहे हैं उसे या नहीं, कहीं मात्राओं की गलती ना हो या विराम चिन्हों का सही से प्रयोग हुआ हो, तो ये हमें कौन बताता है। ये सारी चीज़ें ग्रामर के या व्याकरण से हम सीखते हैं। तो व्याकरण क्या हुआ, तो व्याकरण या ग्रामर, हम बोलचाल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को अपनी भाषा में सम्मिलित कर लेते हैं। गलत उच्चारण के कारण हम गलत ही लिखते हैं, जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार भाषा अशुद्ध हो जाती है। इस अशुद्धियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ नियमों का निर्माण किया गया है, जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराते हैं। इन नियमों की जानकारी जिस शास्त्र के द्वारा होती है वह व्याकरण कहलाता है। तो जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि किस शब्द को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह उसका उच्चारण किया जाता है, तो यह बताने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण या ग्रामर कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीखते हैं। अब सामान्यतः व्याकरण के 4 रूप होते हैं। व्याकरण में 4 विभाग है व्याकरण के, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार, इन पर अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी। तो इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है। यानी वर्ण किस तरह से बनाए जाते हैं, यानी क किस तरह लिखा जाएगा, ख कैसे लिखा जाएगा, ग, घ, यानी इनको लिखने का तरीका। फिर उसके बाद उच्चारण कि किस प्रकार से इसका उच्चारण होगा, किस अंग के द्वारा यानी कंठ के द्वारा कौन से वर्ण बोले जाएंगे, जिह्वा के द्वारा, और स्वर, व्यंजन, ये सारा जो भी वर्गीकरण है ये सारे वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। उनकी व्यवस्था के बारे में भी इसी में विचार किया जाता है। स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ये सारी जो व्यवस्था है ये वर्ण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं इसमें। दूसरा विभाग है व्याकरण का शब्द विचार, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत शब्द रचना तथा शब्दों के प्रकार के विषय में विचार किया जाता है कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, कितने वर्णों से मिलकर किस तरह शब्द का निर्माण होता है, उसके बाद में उसकी क्या क्या उसके भेद हो सकते हैं, अर्थ के आधार पर क्या भेद है, उसके उत्पत्ति के आधार पर। तो इस प्रकार शब्दों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिस व्याकरण के जिस अंग में इसका अध्ययन किया जाता है शब्द का, वो शब्द विचार कहलाता है। अगला आता है वाक्य विचार या सिंटैक्स। इसके अंतर्गत
वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य भेद मतलब वाक्य किस तरह का है कि वो संयुक्त वाक्य है, सामान्य वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, या फिर सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक, प्रश्नवाचक या सामान्य वाक्य। ये सारे जो भेद होते हैं वाक्य के, ये वाक्य विचार में किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। इसके बाद इसका विश्लेषण वाक्य का, उसमें वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कॉमा या अल्प विराम, अर्ध विराम और खड़ी पाई या जिसे पूर्ण विराम कहते हैं, ये कहाँ पर लगाए जाएंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इनका जो प्रयोग होता है उसके बारे में भी हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं। चौथा प्रकार आता है इसमें रूप विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, इनकी रचना और भेद तथा कार्य का अध्ययन किया जाता है। यानी शब्द कैसे बना, पहले इसका रूप कैसा था, बाद में क्या रूप बन गया, यानी जो पुराना जो मूल शब्द है वो तत्सम शब्द कहलाता है और उसके बाद में जो परिवर्तन होता है वो तद्भव कहलाता है। और दूसरी भाषाओं के भी शब्द हमारी भाषा में यानी हिंदी में आ गए हैं, उन्हें भी उनका जो मतलब है या उसका रूप किस तरह परिवर्तन होता है, किस तरह उसकी रचना होती है शब्दों की, दो शब्दों से मिलकर एक अलग शब्द बनता है। तो इस तरह ये जो भी शब्द से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं ये वो सभी हम शब्द विचार में पढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और जिसे हम बोल रहे हैं वो सुनकर अपने हमारे विचारों को समझता है, या दूसरों के विचारों को हम सुनकर समझते हैं तो वह मौखिक रूप हुआ, और उसी को हम लिखकर बताते हैं या पढ़कर समझते हैं तो वह लिखित भाषा है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी की रोमन भाषा है। इस प्रकार शब्दों को या भाषा जो भी हम भाव हमारे हैं उन्हें प्रकट करने के लिए ध्वनि का सहारा लेते हैं, और ध्वनि को जिन संकेतों से लिखते हैं वह लिपि कहलाती है। और हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। उसके बाद व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? जो हमें शुद्ध रूप से बोलना लिखना सिखाए वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है, और हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो इस प्रकार हर भाषा के लिए अलग व्याकरण होता है। और व्याकरण के भी 4 रूप होते हैं, जिसमें वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार तथा रूप विचार में विभिन्न वाक्य या भाषा के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है।